आतताई चाहे गुरु हो, चाहे बालक हो, चाहे बहुश्रुत विद्वान क्यों ना हो, उसकी तुरंत बिना विचारे मौके पर हत्या कर दें। बांग्लादेश का जो घुसपैठिया यहाँ आता है वो अपने देश में एक मेजॉरिटी है, अपने देश में एक मेजॉरिटी है। वहाँ वो दादागिरी करके वहाँ की माइनॉरिटी हिंदूज को मारता है, रेप करता है उनकी औरतों को, उनके घर जलाता है और यहाँ पे घुसता है और यहाँ पे आने के बाद माइनॉरिटी हो जाता है। मनमोहन सिंह से लेकर के ममता बनर्जी तक सब कोई मुस्लिम फर्स्ट रखते हैं, आपको भी मालूम होगा। तो मुस्लिम फर्स्ट आप रखोगे तो फिर देश का जो होना होगा यही होगा। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को आपने पहले मारा, अब आप यहाँ घुसकर यहाँ की मेजॉरिटी को मार रहे हैं जो कि माइनॉरिटी बनती जा रही है बंगाल में। हैदराबाद में रोहिंग्यास का एक फुटबॉल क्लब है जिसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। अभी मेवात के दंगे हुए उसमें रोहिंग्यास का रोल था। जी जी, वहां पे वो सेटल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और ये है मेरा पॉडकास्ट। मैं पिछले 24 साल से कई सारे मीडिया चैनल्स में काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस से कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि जब भी मैं किसी चैनल में काम करती थी तो हमारे साथ एक फरमान आ जाता था हमारे पास और हमसे कहा जाता था कि आपको फला पार्टी के लिए नहीं बोलना, इसके लिए नहीं बोलना, उसके लिए नहीं बोलना, आपने इसको ऐसे क्यों बोला। और लास्ट जो मैं जिस चैनल में काम करती थी, 6-8 महीने पहले भी एक चैनल में काम करती थी, उस चैनल में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। हैदराबाद की एक बित्ते भर की पार्टी है और उस पार्टी का ट्वीट मेरे से डिलीट करवा दिया गया। तो जो लोग ये कहते हैं ना मोदी का मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो ये आप समझिए कि बहुत सारी गोदियां हैं और कौन किस किस गोदी में बैठा हुआ है वो आपको नहीं पता। लेकिन मेरे इस पॉडकास्ट में, मेरे इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ बात सुनाई देगी देश की और जो देश के हित में है और जो सही खबर है। मैंने अपने पहले YouTube के वीडियो में बोला था कि यहाँ किसी को ताली नहीं मिलेगी, किसी को गाली नहीं मिलेगी, जो खबर है वो खबर होगी और यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा। तो मैं आप सबका सपोर्ट ज़रूर चाहूँगी, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर देखिएगा। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आते हैं, जो मैंने बात कही है, देश हित की बात कही है, देश की बात कही है। तो मेरे साथ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आज मेरे पहले पॉडकास्ट में हैं, जो जिनसे मेरी जब भी बात हुई है तो हमने सबसे पहले देश की बात की है और वो है सीनियर जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर मिस्टर मयंक जैन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, हम देश की बात करते हैं। आपसे मेरा जो संबंध है पिछले 24-25 साल पुराना है। आपसे मैंने जब भी बात की है तो हम दो ही टॉपिक पे बात करते हैं। एक हम वीगनिज्म पे करते हैं कि नो मीट, आपकी डॉक्यूमेंट्री भी है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। और हमेशा देश की बात करते हैं कि देश किधर जा रहा है। तो आज भी मेरा टॉपिक यही है, CAA NRC इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस देश को अगर बर्बादी से बचाना है तो इस तरह के कानून तो इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे और कानून के अलावा हमको जो भी करना है वो करना चाहिए। केवल कानून के दायरे में रह के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि जी हम बहुत अच्छे बच्चे की तरह सारे कानूनों को माने, कॉन्स्टिट्यूशन को माने और फिर हम अपने देश को बचा लेंगे। देश को बचाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। ये नॉर्मली लोग बोलते नहीं हैं टीवी के ऊपर और इन जनरल नहीं बताते हैं, लेकिन कोई देश बच नहीं सकता। आपको अपने दुश्मनों को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ता है आइडियोलॉजिकली, और अगर वो मिलिटेंट्स हैं, वो टेररिस्ट हैं, तो उनको लिक्विडेट भी करना पड़ता है। तो उस वक्त थोड़ी हम जाके किसी चीफ जस्टिस से पूछते हैं कि सर प्लीज़ हम इसको मार दें क्या। तो अगर उसके पास RDX है, उसने गलत काम कर रहा है, वो टेररिज्म कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, तो आपकी सुरक्षा जो आपके जो सुरक्षा बल हैं उनको पूरी छूट होती है ये सब कुछ करने के लिए। और जो इस वक्त हमारी अच्छी खुशकिस्मत है हम लोग कि इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है और वो बहुत ही उच्च कोटि के राष्ट्रवादी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है और जो हिंदू जो प्रताड़ित हो रहा है पूरी दुनिया में जहाँ भी प्रताड़ित हो रहा है और ख़ासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में, उनको यहाँ पनाह देनी चाहिए। इसमें क्या गलत बात है। एक तो पहले तो हमारा देश तोड़ दिया, हमारे देश को दोनों हाथ काट दिए, हमारे दोनों हाथ काट दिए, एक तरफ पाकिस्तान कर दिया, एक तरफ बांग्लादेश कर दिया। उसके बाद जो है बोला कि जी मुस्लिम साथ में रह नहीं सकते हिंदुओं के और हम अलग देश चाहिए। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं
उसके बाद पाकिस्तान से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब जब आप साथ नहीं रह सकते तो यहाँ पे 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए थे। 2002 की रिपोर्ट है। 2002-2003 में टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट के जो कैलकुलेशंस थे उसके हिसाब से 2 करोड़ है। मेरी जो फिल्म थी बांग्ला क्रेसेंट, उसमें जोगिंदर सिंह जो उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला था 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ लोग घुस गए हैं देश में उस टाइम पे। और अगर आप डिकेडल ग्रोथ, मतलब एक 10 साल में कितने लोग बढ़ जाते हैं पॉपुलेशन से, तो नॉर्मली 30 to 35% पॉपुलेशन ग्रोथ होता है इस कम्युनिटी का। तो आप सोच लीजिए कि 20 साल में 70% और ऐड कर लीजिए पॉपुलेशन को, 5 करोड़ पे ऐड कर लीजिए, तो आप देखिए कहाँ से कहाँ वो फिगर पहुँचती है, 8.5 करोड़ हो जाती है। और अब उनके केवल ये नहीं है कि जो लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, जो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे, वो सब यहीं पे रह रहे हैं। तो वो इतना बड़ा कुनबा बन चुका है। और अब हम उनके सर्टिफिकेट्स ढूंढ रहे हैं। जो ओरिजिनल इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे उनके तो सर्टिफिकेट्स थे ही नहीं, लेकिन अब तो उनके जो पड़पोते और जो उनके जो खानदान के लोग हैं वो नकली तरीके से राशन कार्ड बनवाए पहले और उसे आधार कार्ड बन गए। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है। नकली तो बात की बात है, लेकिन अगर हम ममता बनर्जी का बयान सुने, उन्होंने तो कहा है कि हम कार्ड इशू करेंगे। आधार कार्ड काम नहीं कर रहे हैं, आधार कार्ड नहीं है तो हम इशू करेंगे। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग मसला हो गया ये। देखिए, जिस तरह से बंगाल चल रहा है इस वक्त, तो तथागत रॉय जी को मैं कल सुन रहा था। तथागत रॉय जी जो कि एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, जो बहुत नॉलेजेबल हैं बांग्लादेशी मुस्लिम्स के इश्यूज़ को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, और जो गवर्नर भी रह चुके हैं त्रिपुरा के। तो उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि बंगाल में कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम को, कि ममता बनर्जी का बिहेवियर इस तरह का है, तो उन्होंने कहा अगर आपने ममता बनर्जी को डिसमिस कर दिया तो वो सिंपैथी ले जाएगी और वो सड़कों पे आके और हल्ला मचाने की एक्सपर्ट है और वापस उसको सिंपैथी मिल जाएगी लोगों की। तो उन्होंने कहा कि आप आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो लगा के आप आर्मी को, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, जैसे संदेश का लिया इस वक्त वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, आप आर्मी को सौंप दीजिए ये आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट लगा के, और वो एरिया बाय एरिया आप वहाँ से बांग्लादेश को एविक्ट करवाइए आर्मी से। कौन सा लॉ चाहिए? जब वो लड़कियों को रेप कर रहे हैं तो वो आतताई हैं। जो भारत का जो हमारा संविधान है, जो पुराना संविधान है, आतताई चाहे गुरु हो, चाहे बालक हो, चाहे बहुश्रुत विद्वान क्यों ना हो, उसकी तुरंत बिना विचारे मौके पर हत्या कर दें, यही शास्त्र का विचार है। और यही सारे वर्ल्ड के जो एंटी टेररिज्म के लॉज हैं और जो एंटी टेररिज्म के लिए और देश के दुश्मनों के, उस वक्त थोड़ी हम बैठ के सोचते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। उस वक्त तो अहिंसा को बचाने के लिए आपको इन हिंसक प्राणियों का वध करना पड़ता है। तो जब तक, और वो काम हमारे कमांडोज कर सकते हैं, हमारी आर्मी कर सकती है। तो ये सब ठीक है, लॉज और ये सब ठीक है, लेकिन देश को जब तुरंत बचाना पड़ता है, जिस वक्त रेप्स हो रहे हैं, जिस वक्त आरडीएक्स आ रहा है, जिस वक्त ड्रग्स आ रही हैं, उस वक्त आप सोच के नहीं बैठ सकते कि कल पकड़ लेंगे जी इनको या बाद में पकड़ लेंगे जब हमारे पास सबूत होगा। आप उसको उठा के लाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं, और वो पिटाई करते वक्त बताता है कि उसने ड्रग्स कहाँ छुपाई है। इस तरह से होता है ये काम, और उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है जिस देश से वो आए हैं। जब तक हमारा ऐसा रवैया नहीं होगा तो हमें बाय बाय टाटा कह देना चाहिए। बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या, इनको कब एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि उस पर स्ट्रैटेजी तो अभी तक बनी नहीं है, आंकड़े सामने आए नहीं है। देखिए, हमारी आर्मी और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको सब मालूम है कि ये इन चीज़ों को कैसे किया जाता है। आप 10 आदमी को सही कर दीजिए, बाकी 1000 आदमी भाग जाएंगे। उनको सब मालूम है कि ये कैसे किया जाता है। इंटरनेशनली बड़ा हल्ला मच जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो बहुत कम सत्ता में रही हैं। अभी कुछ ही सालों से बीजेपी सत्ता में आई है। शुरू में तो बहुत ही मुश्किल हुई थी, जब अटल जी आए थे सत्ता में तो बहुत सारे सेकुलर पार्टीज थी। अब मोदी जी ने किसी तरह से अब जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी की भी ज़रूरत नहीं है, अपने बूते पर बीजेपी सरकार बना लेती है, और अब तो 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंचने की बात हो रही। तो जो ये राष्ट्रवादी फोर्सेस जो स्ट्रांग मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
जो जो एकीकरण हुआ है, तो उसके बाद जो है अब आपको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी पड़ेगी। जो ये सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, जो कि आपके देश में ओपनली कोई रेप कर रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बांग्लादेश का जो घुसपैठिया यहाँ आता है वो अपने देश में एक मेजॉरिटी है, अपने देश में एक मेजॉरिटी है, वहाँ वो दादागिरी करके वहाँ की माइनॉरिटी हिंदूज को मारता है, रेप करता है, उनकी औरतों को, उनके घर जलाता है, और यहाँ पे घुसता है, और यहाँ पे आने के बाद माइनॉरिटी हो जाता है और बेनिफिट्स लेता है। तो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और सिंपैथी मिलती है, और हम ताली बजाते हैं बैठ के। आप सोचिए, अब इसमें कौन सा कानून अप्लाई होगा? जो बेसिक चीज़ों में थोड़ी कानून अप्लाई होते हैं, ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं। आपको मालूम है कि जो प्रताड़ित होके बांग्लादेशी हिंदू जब बॉर्डर पार करके भारत में आता है, तो वो ये आता है कि अब भारत माँ मुझे बचा ले, मेरी बेटियों को बचा ले, मेरे घर वालों को बचा ले, मुझे बचा ले। ये सोच के जब वो अंदर आता है तो पहले ही 10 किलोमीटर में ये लोग जो पहले से वहाँ की जो मेजॉरिटी थी और यहाँ की माइनॉरिटी बन गई, वो लोग उसका स्वागत करते हैं, वो लोग उसकी पिटाई वहीं से शुरू कर देते हैं, पहले 10 किलोमीटर से। तो वो ये सोचता है इससे तो अच्छा मैं बांग्लादेश के अंदर ही था। उसको विश्वास नहीं होता कि हिंदुस्तान की हालत हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो आज बंगाल की स्थिति है वो कश्मीर की स्थिति की तरह बनती जा रही है। कश्मीर में भी इसी तरह का इस्लामीकरण हुआ था, उसी तरह का इस्लामीकरण आज जो स्थिति जो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ थी, जिनके साथ अत्याचार होता था, बांस खली था वहाँ पे, वो जिंदा जला दिया गया था 13 लोगों को एक फैमिली के, और उनकी 4 रिमेन्स मिले थे। आज वही संदेश खली में हो रहा है इंडिया में। तो जो माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन है, जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को आपने पहले मारा, अब आप यहाँ घुसकर यहाँ की मेजॉरिटी को मार रहे हैं, जो कि माइनॉरिटी बनती जा रही है बंगाल में। तो बंगाल का बचना असंभव हो जाएगा अगर हम केवल कानूनों की बातें करेंगे। तो कानून से परे जो पावर्स सरकारों के पास होती है, उनकी सुरक्षा बलों के पास होती है, उनको फुल्ली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और ये न केन प्रकारेण आपको बचाना पड़ेगा बंगाल को। और आप 10 जगह ऐसे गैंग्स को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बाकी सब भाग जाएंगे खुद ही जी। लेकिन रोहिंग्या तो देश के अलग अलग हिस्सों में है, कश्मीर से लेकर के आप हैदराबाद की बात कर लो, आप नीचे जाकर के सभी जगह है। आपसे मेरी फुटबॉल क्लब है। जी आपने हैदराबाद में रोहिंग्यास का एक फुटबॉल क्लब है जिसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। तो अब आप देखिए कि रोहिंग्यास ने जाकर सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहाँ पर अपनी पैठ बनाई है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो नूह हो। जो अभी मेवात के दंगे हुए उसमें रोहिंग्यास का रोल था। जी वहाँ पे वो सेटल हो रहे हैं, और इन इलाकों में जाकर खासकर जम्मू में वो लोकल औरतों से शादी कर रहे हैं। लोकल मुस्लिम औरतें भी हो सकती हैं, लोकल नॉन मुस्लिम भी हो सकती हैं। उनसे शादी करके किसी तरह से वो लोग अपना सिटीजनशिप ले रहे हैं किसी तरीके से। वो जब आपके बच्चे हो गए अब इंडिया में, और वो भी एक इंडियन महिला के माध्यम से, या किसी रोहिंग्या महिला का अगर उसकी शादी किसी इंडियन सिटीजन के साथ हो जाती है और जब बच्चे होते हैं, तो वो एक प्रकार से वो अपनी जड़ें जमा रहे हैं रोहिंग्यास। अभी तो बांग्लादेशी से तो छुटकारा मिला नहीं, और बांग्लादेशी को हम बाहर भेज नहीं पाए, उससे पहले रोहिंग्यास आ गए। और रोहिंग्यास जो हैं वो हाईली ट्रेंड। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है, उन्होंने, मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल तो नॉर्मली हिंदूज के फेवर में बोलती ही नहीं है, जी लेकिन उन्होंने बताया कि रखीन प्रोविंस जो है बर्मा का, रखीन प्रोविंस के अंदर उन्होंने हिंदूज का कत्लेआम किया। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, आप सर्च करेंगे गूगल में तो मिल जाएगी। तो देश के ऊपर बांग्लादेश का खतरा तो इतना ज़्यादा हो ही चुका था। आज आप देखिए 2003 में दिल्ली पुलिस की एफिडेविट था जो कि उन्होंने कोर्ट में दिया था कि 13 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में 2003 में। आप सोचिए आज वो संख्या क्या होगी, और आप कैसे जीत सकते हैं इलेक्शंस दिल्ली में। आप ये सोचिए ना कि 13 लाख हैं, मान लीजिए आप 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दें उनको, तो 1-1 लाख अगर वोटर हुआ इनका, तो आपका मार्जिन ही नहीं है इतना विक्ट्री का, तो आप जीतेंगे कैसे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में।
तो ये जिस तरह का जो एक अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं और जो हिंदूज बांग्लादेश में रहते हैं, जो सीए के माध्यम से, और अफगानिस्तान में रहते हैं, जो सीए के माध्यम से मोदी सरकार चाहती है कि उन माइनॉरिटीज की रक्षा की जाए। आज तक तो ये लोग कह रहे थे कि मोदी एंटी माइनॉरिटी है। अब मोदी जो है वहां की माइनॉरिटीज की रक्षा करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के माइनॉरिटीज हैं। तो सीए के खिलाफ हो गए सब। तो ये सीए के खिलाफ हो गए। भाई, आप तो माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं माइनॉरिटी राइट्स की बात। नहीं, वहां पे भी सबसे बड़ी तकलीफ ये है ना कि उन माइनॉरिटीज में या दूसरे देशों के अंदर जो है, जो यहाँ पर आएंगे, उसमें मुसलमानों को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि ये बात समझ नहीं आ रही कि इन कंट्रीज में मुसलमान माइनॉरिटी में है ही नहीं। नहीं, अभी आप प्रताड़ित लोगों का कर रहे हैं ना। ये बता दें कि कौन प्रताड़ित है मुस्लिम वहां पर, और हिंदू के माध्यम से कौन प्रताड़ित हुआ। अब ये जो एक इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, वो एक इस्लाम के माध्यम से वो चलता है। तो हम कौन होते हैं वहाँ के मुसलमानों को बचाने वाले? उनका तो स्टेट ही बचा रहा है मुसलमानों को। यहाँ के मुसलमानों को ये ज्यादा दिक्कत हो रही है ना इस बात। नहीं, दिक्कत तो उनको, तो देखिए, क्योंकि हम इन्फॉर्म्ड नहीं है तो उनको दिक्कत होती है। अब वो सीताराम जी गोयल अक्सर बताते थे कि उनके क्लास में एक लड़का था, सीताराम जी गोयल वॉइस ऑफ इंडिया वाले, तो वो बताते थे उनके क्लास में एक लड़का था, पहले वो पीटता था सबको, मारता था, और उसके बाद खुद ही रोता हुआ टीचर के पास चला जाता था कि मुझे मारा। तो ये वाली स्थिति है कि जो मारता है वही रोता हुआ पहुंच जाता है। अब आप देखिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि जो राइट्स हैं इनके, जो दलित के राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमको दलित के राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। ये लोग ये दुष्प्रचार करते रहे कि जो हिंदू मूवमेंट है वो दलित के खिलाफ है। वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू मूवमेंट तो एकीकरण चाहता है पूरे समाज का। वो नहीं चाहता कि कोई ऊंच नीच रहे, वो चाहता है कि सब एक हो जाए और हिंदू समाज एक बन जाए। तो हिंदू मूवमेंट तो सबसे बड़ा हिमायती और हितैषी है दलितों का। तो आज भी जो हिंदू मूवमेंट है, जिसके माध्यम से मोदी जी ने अभी कहा है कि हम रक्षा करेंगे उन हिंदुओं की जो पाकिस्तान से आएंगे या बांग्लादेश से आएंगे जो प्रताड़ित हो रहे हैं, और अफगानिस्तान से आएंगे जो प्रताड़ित होने के बाद आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश जो हैं वो दलित हैं। चाहे वो नमशूद्र हों बांग्लादेश के, चाहे उनको उनसे जो मैला ढोने का काम आज भी करवाया जाता है पाकिस्तान में, आज भी उनसे करवाया जाता है मैला ढोने का काम। वो जो समाज का हिस्सा है जो बहुत प्रताड़ित है, जो हमारा शीर्षस्थ, हमें उनको, हमारे लिए वो प्रातः स्मरणीय समाज है, वाल्मीकि समाज। क्यों? उन्होंने, जब वो युद्ध में बंदी बना लिए गए थे, जब इस्लामिक फोर्सेस ने अटैक किया था भारत पे जी मेडिवल पीरियड में, तो वो बहुत वीरता से लड़े उनके साथ। उनमें से कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था, जैसे हर युद्ध में होता है। उनसे मैला ढोने का काम करवाया गया। भारतवर्ष में मैला ढोने का काम नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है हमारे ग्रंथों में कि झाड़ी की ओट में जाकर और गड्ढा करके उसकी मिट्टी फेंककर, झाड़ी की ओट में बैठकर वाणी पर संयम लेकर मलमूत्र का त्याग करें। तो जब आप मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं बाहर जाकर झाड़ी की ओट में, जंगल में, तो उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे समाज की हमें आवश्यकता ही नहीं थी जो उठाए मलमूत्र को। ये जब आक्रांता है बाहर से, तो पहली बार भारत में ये समस्या आई कि ये उठा के कहाँ रखा जाए। तो इन्होंने क्या किया, बैतुल खला जो है पहली बार घरों में बनाया, और उसको उठाने के लिए, क्योंकि फ्लश सिस्टम तो था नहीं उस वक्त, उसको उठाने के लिए इन्होंने जो युद्ध में बंदी बना लिए गए थे लोग, उनका प्रयोग किया। आज वही लोग पाकिस्तान में हिंदू के नाम, हिंदू बचे हैं वो, और उनको दिन रात उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म होता है, दिन रात उनके साथ प्रताड़ित किए जाते हैं। और कोई दलित एक्टिविस्ट जो इतने बड़े बड़े दलितों के और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने भी जो बांग्लादेश में दलित और पाकिस्तान में दलित जो प्रताड़ित होते हैं उनकी कभी बात की है। इतना नकली है यहाँ का मूवमेंट। अगर वास्तविक आपको दलितों की सेवा करनी है तो सबसे पहले जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से दलित आ रहे हैं उनकी आप सेवा करिए। यही मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी यही कर रहे हैं सीएए में। लेकिन बाहर के माइनॉरिटीज को हम यहाँ जगह दें, उससे पहले अपने अंदर यहाँ सफाई करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सफाई अभियान कैसे चलाया जाए? नहीं, देखिए, कई चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं।
मान लीजिए आपके एग्जाम में 10 चैप्टर हैं, आप एक चैप्टर आपने आधा पढ़ा है, एक चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि केवल 2 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, आपको सबका थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा। तो एक साथ ये काम करना पड़ता है, एक साथ सब चीज़ें होती हैं। हमको यहाँ का भी ठीक करना है, हमको बाहर से भी उनको लाना है। आप देखिए, अगर ये आपको मालूम है क्यों नहीं लाने देना चाहते जो यहाँ के सेक्युलर लोग हैं? अगर 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश से भारत में आ गए तो जो डेमोग्राफिक इक्वेशन है बंगाल में वो हिंदूज के फेवर में हो जाएगी, असम में भी वो हिंदूज के फेवर में हो जाएगी। तो वो नहीं चाहते वो लोग, और वो उनको भड़काएंगे कि देखिए वो एसएमईज बोलते हैं, आप बंगाली बोलते हैं, ये बंगाली वाले वहाँ आ जाएंगे इसलिए एसएमईज लोग मना करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एसएमईज लोग और बंगालीज का काफ़ी कॉमन कल्चर के थ्रेड्स भी हैं, वो ईस्टर्न इंडिया का काफ़ी कॉमनैलिटीज़ है उनके कल्चर में, और बहुत सारे लोग जो वहाँ से आते हैं वो एसएमईज लैंग्वेज भी सीख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे डिफरेंसेस को उजागर करते हैं। और तो इसके लिए मतलब पॉलिटिकल विल और ज़्यादा होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल कम नहीं, क्योंकि वोट बैंक जिसको हम कहते हैं, वोट बैंक रोहिंग्यास का, बांग्लादेशियों का वोट बैंक बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में। इस वजह से जो है ममता बनर्जी अलर्ट मोड पे रहती हैं, वो हमेशा जो है वो मुसलमानों के फेवर की बात करती हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कि जो हमारी विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर, ये थोड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए? नहीं, हमें जितने हिंदू अभी भी बंगाल में बचे हैं, वेस्ट बंगाल में जो हिंदूज हैं वो अभी भी उनके नंबर ज़्यादा हैं, उसमें से बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं, उनमें से बहुत सारे कांग्रेसी हैं। उन सबका हिंदूकरण होना चाहिए। पहले तो हिंदुओं का हिंदूकरण होना चाहिए। उनके अंदर उनको डिटर्जेंट से जो वॉश करके उनके अंदर जो सेकुलर, अब जैसे अधिकारी थीसिस थी, जो कम्युनिस्टों की अधिकारी थीसिस थी, उसकी बेसिस पर ही पार्टीशन हुआ था। और ये लोग अपने को सेकुलर बताते हैं। सेकुलर बताते हैं तो कम्युनल बेसिस पे क्यों किया पार्टीशन कम्युनिस्टों ने? तो बंगाली जो भद्रलोक है वो अभी इन्फॉर्म किया जा रहा था ज्योति बसु टाइप के लोगों के द्वारा, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनके द्वारा। जिस दिन आप उनको बंकिम याद दिलाएंगे, जिस दिन आप उनको आनंद मठ कंपलसरी कर देंगे उनके जीवन में, आप देखिए वही बंगाली आनंद मठ और बंकिम को अगर हाथ में जिस दिन ले लिया तो उनसे ज़्यादा शूरवीर कोई है ही नहीं दुनिया में, जिस दिन बंगाली खड़ा हो गया। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है जो बंगाली लोग हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने धार्मिक हैं और वो इतने बलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। तो जिस दिन उनके ये बात समझ में आ गई, असल में क्या हुआ है कि कम्युनिस्टों का और जो प्रोपेगेंडा है और इस्लामिज्म का जो प्रोपेगेंडा है उसके वो विक्टिम बने हुए हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग, अब तथागत रॉय जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर आ गए हैं, वो एजुकेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इस तरह की क्रांति आ सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि आनंद मठ जो है वो हर बंगाली को याद करना चाहिए। बंकिम को रिवाइव कर लो तो अपने आप ही बंगाल ठीक हो जाएगा। जी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हम अब बात कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ की, अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है कि सीए लाना है, एनआरसी लाना है। अभी रिसेंट में एक अब पीछे जो डेवलपमेंट हुआ था कि जो बीएसएफ का जो एरिया है, ज्यूरिडिक्शन एरिया है, वो बढ़ा दिया गया है असम में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में। लेकिन पंजाब को इससे थोड़ी दिक्कत हुई है तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? 15 किलोमीटर से ज्यूरिडिक्शन बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया। गुजरात में कम किया गया, 80 से 50 कर दिया। देखिए, गुजरात में इसलिए कम किया होगा क्योंकि गुजरात सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी, वहाँ के लोग और वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग है। वो एक ऐसे, वो श्री कृष्ण की भूमि है, 5,000 साल पहले वो वहाँ पे थे, तो उसका असर है। गुजरात के कण कण में श्री कृष्ण हैं, वो अभी भी लोगों ने वहाँ पे जीवित रखे हुए हैं, तो वो सुरक्षा कर लेते हैं अपने आप। गुजराती लोग आप छू के देखिए वहाँ पर, तो वो सारे खड़े हो जाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। उसी तरह का हमारे सारे देश में हुआ करता था, लेकिन कहीं कम्युनिस्टों का इन्फ्लुएंस हो गया, कहीं पर दूसरी एंटी नेशनल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस हो गया, तो वो गड़बड़ हो गया। अब जैसे बांग्लादेश बॉर्डर से इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए, तो बीएसएफ के हाथ में जितनी, देखिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे पहले 10 किलोमीटर तक का होता था, अब वो 50 किलोमीटर तक का कर दिया। तो अब वो क्या है कि उतना ही मुश्किल हो गया घुसपैठियों के लिए, नहीं तो 10 किलोमीटर के बाद का जो एरिया था उनके हाथ में नहीं रहता था। तो
ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि अगर बीएसएफ के हाथ में जितना लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे हमारे ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये एक तरीके से हस्तक्षेप है। देखिए, अब आप देखिए, मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग सब जानते हैं कि जो पंजाब की आदरणीय सरकार है ना, और उसके जो आदरणीय जो यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, है ना, जिनके पास रोज समन आता है और वो कहते हैं कि जी नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के लोग, और उनके ऊपर बहुत आरोप है, बहुत आरोप है। कभी उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये नक्सलाइट से जुड़े हुए हैं, उसके बहुत प्रमाण भी मिलते हैं। इनके इनके साथ सारे जो जेएनयू के जो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में ये सीए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट की थी, उसमें कम्युनिस्ट, नक्सलाइट्स और फार्मर्स के नाम पर सारे उसमें खालिस्तानी भी घुसे हुए हैं। तो अब आप जो आदरणीय जो दिल्ली में बैठे हैं और जो आदरणीय पंजाब में बैठे हैं, इन दोनों आदरणीय का आप कॉम्बिनेशन कर लीजिए, तो आप क्या अपेक्षा कर रहे थे उनसे कि वो मोदी जी की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा पे विचार करेंगे बैठ के? ऐसा नहीं है। तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इट इज़ एन एविडेंस। आप बीएसएफ को देख के उनके लिए तो अच्छा है। और ड्रग्स आ रही है पंजाब में, पंजाब में मैक्सिमम ड्रग्स आ रही हैं, और ये ड्रग से ही टेररिज्म चल रहा है, और ये ड्रग से ही सारी जो यूथ है पंजाब की उसको अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में भी कोशिश की जा रही है। तो तो बीएसएफ के रहने से इन्फिल्ट्रेशन और ये बात बीएसएफ ने मतलब जो कही गई है सरकार की तरफ से कि जो बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन है वो सिर्फ 3 ही जगह पर आता है। एक सीआरपीसी, एक नारकोटिक्स और एक तीसरा आता है इंडियन पासपोर्ट। इसके तहत जो कार्रवाई होगी वो वही करेंगे। और नारकोटिक्स मतलब वही ड्रग्स का, और दूसरा सीआरपीसी मतलब कि क्राइम। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट, जो इंडियन पासपोर्ट जो पे नहीं जो आया है वो घुसपैठिया। इन्फिल्ट्रेटर। हाँ, तो उसको तो बीएसएफ तो वही तो रक्षा करता है बॉर्डर की। जी तो उसका दायरा बढ़ाने से फायदा ही होगा देश को। जी जी जी, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जिस जगह पर ये बढ़ाई गई है, ज्यूरिडिक्शन बढ़ाया गया है, वहां पर मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, ज्यादा चल रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया। नहीं नहीं, वहाँ पर जो आप ये सोचिए कि जो सरकार आपसे कोऑपरेट नहीं करती, जो बंगाल की सरकार है वो सेंटर के साथ कोऑपरेट नहीं करती नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर, तो कैसे करे सिक्योरिटी? जवाबदारी तो होम मिनिस्टर के सिर के ऊपर है। अमित शाह जी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा कि क्यों इतने बांग्लादेशी घुसपैठे घुस गए। तो उन्हें तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। और वो डिपेंड नहीं कर सकते वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पे जो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ऑपोजिट कैंप में है। इसी तरह से पंजाब में भी ऐसा है। गुजरात में क्योंकि वहाँ पे सारा राष्ट्रवादी सिस्टम है, तो इसलिए वो वहाँ की जो फोर्सेस पे बेकार में खर्चा नहीं कर रहे, उसको उठा के वो दूसरी जगह भेज देंगे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने नहीं बढ़ाया उसका दायरा। जी, अब यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो मनमोहन सिंह से लेकर के ममता बनर्जी तक सब कोई मुस्लिम फर्स्ट रखते हैं, आपको भी मालूम होगा। तो मुस्लिम फर्स्ट आप रखोगे तो फिर देश का जो होना होगा यही होगा। जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी वाले हैं, वो तो इसी तरह की बात करेंगे। देखिए, इन्होंने इतनी गलत तरीके से सेंसस का डेटा पेश किया था सोनिया गांधी ने 2004 में, जो 2001 के फिगर्स थे। तो जो 2000 जो डेटा निकला था, उसको इन्होंने इतनी गलत तरीके से पेश किया था। जो 36% डेकेडल ग्रोथ रेट आ रही थी 2001 के सेंसस में 1991 से लेकर, उसको कम करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि केवल 29% है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, असम को और उसको निकाल दिया उसमें से, जम्मू कश्मीर को। तो जो जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स थे उनको निकाल के कहा कि अभी इसका डाटा नहीं आया है, और इन्होंने जो डाटा रिलीज़ किया उसमें 29% ही दिखाया कि एक दशक में कितना ग्रोथ हुआ। तो इनका जो मुस्लिम फर्स्ट का जो नारा था, तो वो माइनॉरिटीज़ के नाम पर कि जी माइनॉरिटीज़ बहुत कमज़ोर हैं, और सचर कमेटी की रिपोर्ट बनवाई इन्होंने। सचर कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जो पहला राइट है रिसोर्सेज पे वो मुस्लिम्स का है। तो देखिए आप कितनी ओपनली, जो एक पार्टीशन हो चुका है इस देश का, पहले ही आप
ले चुके हैं ज़मीनें। आप वेस्ट पंजाब और पाकिस्तान वो पूरा आप ले चुके हैं, ईस्टर्न साइड पे भी आप ले चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो बाकी देश बचा है, जो भारत बचा है, उसमें भी फर्स्ट राइट जो है वो मुस्लिम्स को है। तो ये जो है हमारी सेक्युलरिज्म की जो एक तरह से वो कुछ भी कर सकती थी, जो हमारी सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ भी किया जा सकता था, उसको लोग नाराज हुए। लोगों का एकीकरण हुआ, एकता आई लोगों में। हिंदू समाज भी कास्ट की जो प्रॉब्लम्स थी उससे बाहर निकलकर और उसको एक यूनिफाइंग फैक्टर बनाया और वोट किया। ये तो पिछले 10 साल में ही डेवलप 10 साल में, तो अब वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अब कोई नहीं बोल सकता इस तरह की चीज़। ये योगी राज में क्या लगता है आपको कि कोई बोल सकता है? नहीं, इनफैक्ट मैं यूपी में रहती हूँ तो मैं तो बहुत सिक्योर फील करती हूँ कि मैं योगी राज में हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कि मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में होती और कुछ लिखती बोलती तो या तो मुझे बैठ के ट्वीट डिलीट करने पड़ते या तो मुझे अरेस्ट करवा देते, दिल्ली में आकर के पंजाब की पुलिस उठा के ले जाती, जो तेजिंदर बग्गा के साथ हुआ था। तो ये मैं खुद भी फील करती हूँ कि पिछले 10 साल में तो बहुत चेंज आया है और एक कॉन्फिडेंस आया है हिंदुओं के अंदर भी, ये तो आप मानेंगे। आया है कॉन्फिडेंस। और लेकिन क्या होता है ना, हिंदू समाज सोचता है कि अब तो मोदी जी हैं तो मोदी जी बचा लेंगे। तो लेकिन जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो बोलते हैं कि मोदी कितने दिन रहेगा। एक तो ये भी बोलते हैं, जिस हैदराबाद की वित्तीय भर पार्टी की मैं बात कर रही थी, उसी के लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 25 करोड़ है 100 करोड़ को बता देंगे। लेकिन वो ठीक कह रहा था, मैं आपको बताऊं, वो ठीक कह रहा था। जी। आज जो हिंदू समाज की हालत है, अगर पुलिस नहीं हो तो हिंदू समाज का बचना असंभव हो जाएगा। तो ये तो वार्निंग है ना बेसिकली। नहीं, तो वो बात सही कह रहा है, क्योंकि पुलिस की वजह से आप बीजेपी के राज में पुलिस आपको बचा लेती है। अगर यही राज होता किसी और पार्टी का, जैसे बंगाल में हो रहा है या तमिलनाडु में हो रहा है, 139 हिंदू मुन्नी एक्टिविस्ट हैव बीन मर्डर्ड इन तमिलनाडु। तो केरला में रोज हैकिंग होती है। जहाँ जहाँ पे बीजेपी का राज नहीं है वहाँ पर हिंदू एक्टिविस्ट को हैक कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन जगहों पर खुद अपने लिए स्टैंड हिंदुओं को लेना पड़ेगा, वहां कोई बचाने नहीं आएगा। अब हर जगह जो आप श्री कृष्ण की बात करते हैं, श्री हाँ, कृष्ण जी भी अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो। बिल्कुल। तो ये तो हिंदू ऐसा सोचता है कि चलो अब मोदी जी हैं वो बचा लेंगे, योगी जी हैं वो बचा लेंगे। लेकिन हर हिंदू को कलरीपयट्टू आना चाहिए। कलरीपयट्टू जो है वो केरल का मार्शल आर्ट्स है और वहाँ के मंदिरों में वो पूजा होती है, उस पूजा के माध्यम से वो सिखाया जाता है। तो हमारा सेल्फ डिफेंस कहाँ गया? हम विवेकानंद ने क्या कहा था कि आपका कोई फायदा नहीं है अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, तो आपका कितना भी इंटेलेक्ट हो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो एक ताकत जो है, फिजिकल लड़ाई करने की क्षमता, अगर उसके ऊपर किसी मेरे पे कोई अटैक करे तो मेरे में क्षमता होनी चाहिए लड़ने की। जी। तो सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए और हमको कलरीपयट्टू से शुरू करना चाहिए। जी, बात सारी यही है कि अपनी लड़ाई है खुद लड़नी पड़ेगी। जो आ रहे हैं उनकी मदद करनी है, लेकिन जो यहाँ पर सर पर तलवार लटकी है उसके लिए भी अपने को दो हाथ के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, अपने पास इतना ही समय था बात करने के लिए। मैं आपसे और भी टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगी, खास तौर से जिस तरीके से बात चल रही है पॉलिटिक्स पर। हम आते हैं, हम विल पावर की बात कर रहे हैं। जो विल पावर अभी की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, बीजेपी में है, चाहे हिंदुओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि मोदी बचा लेंगे, बीजेपी बचा लेगी, योगी बचा लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है। आने वाले इस कॉन्फिडेंस का फायदा गवर्नमेंट को मिलेगा। आगे के इलेक्शंस में क्या होगा इस पर मैं आपसे आगे जरूर बात करना चाहूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला और अपॉर्चुनिटी दी इतना कुछ आपसे दोबारा सीखने और सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सर।